दर्जनों अंतरिक्षयानों और सैकड़ों अनुसंधान अभियानों ने धरती से उड़ान भरी और हमारे ग्रह की जुड़वा बहन कहे जाने वाले शुक्र की ओर गए। यह हमारी पृथ्वी के आकार का ही है और हमारे ग्रह के 80% मास के बराबर है। वहाँ पर तापमान इंसानों के हिसाब से काफी ज्यादा है और हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन हम वहाँ गए क्योंकि वैज्ञानिकों को वहाँ पर फॉस्फीन गैस के अंश मिले, जो यह बताती है कि वहाँ पर जीवन हो सकता है। फॉस्फीन विभिन्न रोगाणुओं और जीवाणुओं से आता है, इसलिए मानव इस पर जीवन की खोज करने की यात्रा पर गया है। हमारी तकनीक के साथ शुक्र तक की उड़ान में हमें 3.5 से 6.5 महीने लगेंगे, लेकिन हमने आखिर यह कर दिखाया। अंतरिक्षयान ग्रह पर उतर रहे हैं और पहली बार मानव ने इसकी सतह को देखा तो पाया कि वहाँ पर गर्मी में झुलसाने वाले रेगिस्तान, लावा की झीलें और जहरीले एसिड के झरने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। वैज्ञानिकों ने रेडियो टेलीस्कोप के डेटा की गलत गणना कर ली थी। शुक्र पर फॉस्फीन कभी मौजूद रही ही नहीं। तो फिर हम जा रहे हैं अपने रॉकेट की तरफ और अब हम अपनी आकाशगंगा में लंबी उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगा में कम से कम 36 सभ्यताएं मौजूद हैं जो हम जैसी हैं। वे हमसे बिल्कुल अलग जीव हो सकते हैं। शायद उनका शरीर अलग हो या आंखें अलग हों। शायद वे हमारे तरीके से अलग ढंग से चलते और बोलते हों। लेकिन एक आधुनिक सभ्यता के कई मानदंड हैं, तकनीकी प्रगति और व्यक्तियों के बीच विकसित संचार का इस्तेमाल। इसलिए इन सभ्यताओं को जरूर अंतरिक्ष की प्रजातियों के रूप में एक दूसरे से बात करने में सक्षम होना चाहिए। आइए अपनी आकाशगंगा को देखें और ऐसी सभ्यता वाली दुनिया को खोजें। तो आकाशगंगा एक छोर से दूसरे छोर तक 1 लाख प्रकाश वर्ष का स्पाइरल क्षेत्र है। अगर एक तारा इसके एक छोर पर एक तेज शक्तिशाली विस्फोट के साथ जन्म लेता है तो इस घटना से निकलने वाला प्रकाश 1 लाख वर्ष बाद ही दूसरे किनारे तक पहुंच सकेगा। इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं और उनमें से हर एक के पास हमारी सौर प्रणाली जैसी दुनिया हो सकती है। तो आइए एक विशाल छलनी का प्रयोग करते हुए इन जीवन योग्य दुनियाओं की तलाश करते हैं। हम पहले उन तारों को देखते हैं जहाँ पर काफी सारा लोहा है। ये तारे जीवन के विकास के लिए उचित तापमान पर जलते हैं और तारों की प्रणाली में लोहा ग्रहों के केंद्र बनने में मदद करता है, जो एक और सभ्यता का घर होगा। हम अपनी छलनी के जरिए आकाशगंगा को छानते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे काफी सारे तारे हैं जो इस विवरण पर खरे उतरते हैं, इसलिए हमें एक और फिल्टर की जरूरत होगी। अब इस ढेर में उन तारों को तलाशते हैं जो सूर्य की तरह हैं। यह तारा पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा और 3,33,000 गुना वजनी होना जरूरी है। एक अन्य महत्वपूर्ण मानदंड है तारे की आयु। जब एक तारा बूढ़ा हो जाता है तो यह फैलना शुरू हो जाता है और वह एक लाल दानव बन जाता है। इस समय पर यह आसपास के ग्रहों को भी अपनी तरफ खींच सकता है। ऐसे तारे का जीवन एक विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है, जिससे उसके आसपास की हर चीज नष्ट हो जाती है। इसलिए हम जिस तारे की तलाश कर रहे हैं वह अपेक्षाकृत युवा होना चाहिए। चलिए एक बार फिर अपनी छलनी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पहले से कम तारे हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे हैं। अब हम ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये तारों के जीवन योग्य क्षेत्र होने चाहिए। तारे के काफी करीब नहीं, क्योंकि उससे उनका तापमान जीवन की उत्पत्ति के लिए काफी ज्यादा होगा, और ज्यादा दूर भी नहीं। उस स्थिति में ग्रह एक हिम का टुकड़ा होगा और वहाँ कुछ भी जीवित नहीं होगा। ग्रह का तापमान इतना हो कि वह पानी को तरल रूप में रहने दे। एक और फिल्टर है जिस ग्रह को हम खोज रहे हैं, उसकी आयु उन्नत सभ्यता के विकसित होने में समय लगता है। पृथ्वी के अनुभव के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव स्तर तक पहुंचने के लिए किसी जीवन रूप को कम से कम 4.5 अरब वर्ष का समय लगता है। तो हम ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जो पृथ्वी के समान हैं या उससे पुराने हैं। हमने अपनी छलनी का एक आखिरी बार प्रयोग किया और देखिए, हमें ऐसी 36 दुनिया मिली जहां पर उन्नत सभ्यता की संभावना है। वैज्ञानिकों ने इन विशेष मानदंडों के आधार पर इस अध्ययन को आयोजित किया और इसे अप्रैल 2020 में प्रकाशित किया। अब जो बचा है वह है इन सभ्यताओं की खोज करना और उनसे पहला संपर्क साधना। हम ऐसी सभ्यताओं की खोज उनसे आने वाली रेडियो तरंगों से कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ग्रह है, ग्रह ए, जहां प्रिमिटिव रूप में जीवन मौजूद है। लाखों सालों के क्रमिक विकास के बाद वे उन्नत तकनीक वाली सभ्यता बनेंगे। रेडियो तरंगे उनके संचार का माध्यम होंगी। तब पूरा ग्रह रेडियो तरंगे छोड़ेगा, जैसे एक तारा प्रकाश देता है, और यहाँ पृथ्वी पर हम लोग इस संकेत को अंतरिक्ष की तरफ लगाए गए एंटेना से पकड़ लेंगे।
लेकिन यहाँ ग्रहों की दूरी को लेकर एक समस्या है। उदाहरण के लिए ग्रह ए पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। जब ग्रह ए रेडियो तरंगे छोड़ना शुरू करता है तो ये संकेत 10 शताब्दी बाद तक भी हम तक नहीं पहुंचेंगे। हमने 1895 में रेडियो तरंगे छोड़ना और स्वीकार करना सीखा था, और यदि ग्रह ए पर रहने वाली सभ्यता ने उसी समय पर कोई रेडियो संकेत छोड़ा होगा तो उस संकेत को पकड़ने में हम वर्ष 2895 से पहले सक्षम नहीं होंगे। ऐसा ही ग्रह ए के साथ भी होगा। हमने 1974 में अंतरिक्ष में एक रेडियो संकेत के रूप में संदेश भेजा था। इस संकेत में हमने अपनी संख्या प्रणाली, मानव डीएनए और अपनी सौर प्रणाली के बारे में जानकारी सांकेतिक भाषा में भेजी थी। अगर वहाँ ग्रह ए पर कोई उन्नत सभ्यता है तो उन्हें यह संकेत केवल 2974 में ही मिल पाएगा, और हमें उसका जवाब पाने के लिए एक और सहस्त्राब्दी तक इंतजार करना होगा। रेडियो तरंगों के साथ एक अन्य समस्या यह भी है कि वे ग्रह पर निरंतर चमक के रूप में नहीं दिखाई देती, लेकिन एक लपट की तरह होती हैं। रेडियो तरंगे केवल सभ्यता के एक निश्चित स्तर पर ही इस्तेमाल की जाती हैं। पहले ये संचार का प्राथमिक माध्यम थी, लेकिन तब हमने सेल फोन, केबल टीवी और फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती गई हमारी रेडियो तरंगों का प्रकाश फीका पड़ता गया। इसलिए सभ्यता द्वारा इसे खोजे जाने के लिए हमारे पास केवल 100 वर्ष का सक्रिय रेडियो उपयोग है। एक दिन हमने किसी अज्ञात क्षेत्र से एक अजीब रेडियो संकेत को पकड़ा। उसके लक्षण बताते हैं कि वह कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, शायद किसी बाहरी अंतरिक्ष की सभ्यता द्वारा छोड़ा गया या गुजरती हुई स्टारशिप से निकलता हुआ। इस संकेत की आगे पड़ताल करने का कोई परिणाम नहीं निकला, और इसने कई सिद्धांतों और तर्कों को जन्म दिया कि आखिर में यह सब था क्या। यह पृथ्वी से निकला संकेत हो सकता है, जो आकाश से गुजरते समय किसी उपग्रह यानी सैटेलाइट से छिटक कर आया हो, या यह कुछ प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी धूमकेतु से निकले निशान हो सकते हैं। चलिए मान लिया जाए कि यह बाहरी अंतरिक्ष की किसी सभ्यता से आए थे। उन 36 में से एक जो शायद मौजूद हैं, अब हमें उनसे संपर्क करने की जरूरत है। तो फिर हम रॉकेट पर अपना सामान लाद लेते हैं और संदिग्ध ग्रह की दिशा में कूच करते हैं। हमारा रॉकेट 17,600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसका अर्थ है कि ये रॉकेट पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को मात्र 8 मिनट में पार कर लेगा। लेकिन अगर एक उन्नत सभ्यता हमारे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी में भी रहती है तो हमें वहां तक पहुंचने में लगभग 73,000 साल लगेंगे, और प्रकाश की गति से चलने पर भी हमें 4.2 वर्ष का वक्त लगेगा। इसलिए हमें अंतरिक्ष में यात्रा करने की समस्या का समाधान करना होगा। हमारे वैज्ञानिक लेजर के साथ प्रकाश की लगभग 1/4 गति तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वी से एक शक्तिशाली लेजर बीम सही दिशा में सूक्ष्म प्रोब को आगे बढ़ाएगी। यह प्रोब हमारे गंतव्य तक करीब 17 वर्ष में पहुंच जाएगा, और अगले 4 वर्ष में जब इसके संकेत पृथ्वी पर पहुंचेंगे हमें पता चल जाएगा कि क्या वहां पर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद है। प्रकाश से तेज यात्रा के लिए एक अन्य संभव माध्यम है रैबबल स्पेसक्राफ्ट। इस अंतरिक्ष यान को अपने सामने की जगह पर कंप्रेस करके अपने पिछले भाग की तरफ खींच कर छोड़ना होगा। तब हम कुछ ही क्षणों में वास्तव में ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक पहुंचने में सक्षम होंगे। लेकिन ऐसी यात्रा हमारे लिए अभी कल्पना लोक में ही है। शायद हम ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों तक वर्म होल से पहुंच सकते हैं। ये सुरंगों की तरह छोटे रास्ते होते हैं, लेकिन एक समस्या है, ये वर्म होल्स ब्लैक होल्स के अंदर भी हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीज हैं। ये इतने भारी हैं कि प्रकाश भी उनके चंगुल से बचकर नहीं निकल सकता। हमारे अंतरिक्ष यान उनका दबाव झेल पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। एक सिद्धांत यह भी है कि पृथ्वी अपने आप में बिल्कुल अनूठी है, क्योंकि इसने पूरी तरह से आकस्मिक परिस्थितियों में जन्म लिया। 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा ग्रह लावा का पिंड था, जो ठंडा और सख्त होने लगा था। लेकिन इसकी शांति को पास से गुजरते एक एस्टेरॉइड ने तोड़ा, जो एक पूरे ग्रह के आकार का था। यह टक्कर एक ऐसे कोण में हुई जिससे पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, लेकिन उस एस्टेरॉइड का हिस्सा हमारी कक्षा में बना रहा। हमारे ग्रह के निकट एक विशाल चट्टान ने पृथ्वी की घूमने की गति को स्थिर कर दिया, और इस विशाल मलबे के गुरुत्वाकर्षक संपर्क ने हमारी पृथ्वी का केंद्र गर्म कर दिया। इसके अतिरिक्त एस्टेरॉइड पृथ्वी पर काफी सारा पानी लेकर आया। ऐसी टक्कर होने की संभावना बेहद कम है। ये एक लॉटरी जीतने जैसा है, एक कतार में कई बार। लेकिन अब तक हमें यह विश्वास करने की कोई वजह नहीं मिली है कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन मौजूद है, जिस तरह हमारे पास यह यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि ब्रह्मांड में हमारे सिवाय कोई उन्नत सभ्यता नहीं है।